ये है स्टोरियस। आज मैं आपको सुनाऊंगा स्टिलनेस इज द की बाय रायन हॉलिडे की बुक समरी। पहले बात करते हैं ऑथर के बारे में। रायन हॉलिडे एक अमेरिकन मार्केटर और ऑथर हैं। उन्होंने 19 साल की उम्र में द 48 लॉज ऑफ पावर के लेखक रॉबर्ट ग्रीन के अंडर ट्रेनिंग के लिए कॉलेज छोड़ दिया। इसके बाद रायन अमेरिकन अपैरल के मार्केटिंग डायरेक्टर बन गए और उन्होंने ब्रास चेक नामक अपनी स्वयं की क्रिएटिव एजेंसी की स्थापना की। ब्रास चेक गूगल जैसी कंपनियों और नील स्ट्रॉस, टोनी रॉबिन्स और टिम फेरिस जैसे लेखकों का सलाहकार रहा है। इसके अलावा रायन एक मीडिया कॉलमिस्ट और न्यूयॉर्क ऑब्जर्वर के संपादक एट लार्ज हैं। रायन 10 पुस्तकों के लेखक हैं। स्टिलनेस इज द की 2 मिलियन से भी ज्यादा प्रतियां बिक चुकी हैं। तो चलिए अब किताब के बारे में बात करते हैं। किताब में स्टार्टिंग में ही यह बताया गया है कि शांति ही की है और जिसके लिए बौद्ध शास्त्रों में एक शब्द है उपेक्षा। इब्रानियों ने इसे हिश्तावुत कहा। भगवत गीता की दूसरी पुस्तक में योद्धा अर्जुन की महाकाव्य कविता समत्वम की बात करती है, मतलब मन की समता, एक शांति जो हमेशा एक समान होती है। अंग्रेजी में शांति जब दुनिया आपके चारों ओर घूम रही हो तब स्थिर बने रहना, बिना डिस्टर्ब हुए काम करना, केवल वही सुनना जो सुना जाना जरूरी है। स्टिलनेस या स्थिरता वह क्षण है जब इंस्पिरेशन आप तक पहुंचती है। यह वही है जो ग्रेटिट्यूड और खुशी के लिए जगह बनाती है। यह पृथ्वी पर सबसे पावरफुल ताकतों में से एक है। प्राचीन स्टोइक्स के अनुसार अगर कोई अपने भीतर स्टिलनेस और शांति को विकसित कर सके, अगर वे न्यूट्रल बन सकें, चाहे फिर दुनिया में कितना भी युद्ध और अराजकता ही क्यों ना हो, लेकिन वो अपने आप को शांत बनाए रख सकते हैं और अच्छा सोच सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छे तरीके से रह सकते हैं। सेनेका ने लिखा, आप निश्चिंत हो सकते हैं कि आप खुद के साथ शांति में हैं। जब कोई शोर आप तक नहीं पहुंचता है, जब कोई भी शब्द आपको खुद से बाहर नहीं निकालता है, चाहे वह चापलूसी हो या धमकी या केवल एक खाली आवाज जो आपके बारे में गूंजती हो, वो बस एक निरर्थक शोर है। स्टिलनेस इज द की में वह पुस्तक जो ऑब्स्टेकल इज द वे एंड ईगो इज द एनिमी से शुरू हुई ट्रायलॉजी को पूरा करती है। रायन हॉलिडे का तर्क है कि स्टिलनेस आपके किसी भी काम में बेहतर होने की की है। हॉलिडे बौद्ध धर्म, स्टोइटिज्म, एपिक्यूरियनिज्म, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म और अनगिनत अन्य दार्शनिक स्कूलों और धर्मों को देखते हैं और दिखाते हैं कि ऐसे किसी को ढूंढना असंभव है जो इस आंतरिक शांति को सर्वोच्च अच्छाई और की के रूप में सम्मानित नहीं करता है। एक संपन्न सार्थक जीवन के लिए हॉलिडे लिखते हैं, और जब मूल रूप से प्राचीन दुनिया का सारा ज्ञान किसी बात पर सहमत होता है तो केवल एक मूर्ख ही उसे सुनने से इनकार करेगा। किताब के सारांश में द माइंड मतलब कि दिमाग के बारे में बात की गई है कि इसे किस तरह से स्लो डाउन किया जाए। हमारे निर्णय लेने के लिए हमारा दिमाग बहुत इंपॉर्टेंट है। शांति के विचार से जुड़ा धीमापन एक महत्वपूर्ण कौशल है जो आपके दिमाग की मदद करता है। अगर आप धीमा कर सकते हैं, मतलब कि आप स्लो डाउन कर सकते हैं और आवेगपूर्ण और त्वरित निर्णय लेने से बच सकते हैं, तो आप बेहतर जानकारी वाले निर्णय ले सकते हैं। विशेष रूप से आप शांत हो सकते हैं और अपने विचारों और आप जो निर्णय लेंगे उस पर शांति से विचार कर सकते हैं। इसके अलावा धीमी गति आपको भविष्य के विचारों और पिछली घटनाओं से अभिभूत होने से रोकती है। कहने का मतलब है कि आप जल्दबाजी में कुछ भी निर्णय अगर नहीं लेते हैं तो वह आपके फायदे में होता है। इसके बजाय आप वर्तमान क्षण में जी रहे होंगे। रायन हॉलिडे बताते हैं कि अच्छे निर्णय वर्तमान क्षण में होते हैं। इसके अलावा वह वर्तमान क्षण को एक प्राइज के रूप में वर्णित करते हैं जो आपके पास वर्तमान में है और जिस पर आपको ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वर्तमान में जीने के लिए अपनाया जाने वाला एक और मौलिक दृष्टिकोण सभी मौजूदा विकर्षणों को बंद करता है। साथ ही रायन सलाह देता है कि जब भी संभव हो अपने दोस्तों के साथ गपशप करने से बचें। इस नाटक को अपने डेली जीवन से हटाने से आपको वर्तमान में तेजी से स्थापित होने में मदद मिलेगी। वो ज्यादा सोचने से बचने की सलाह देते हैं, लेकिन उनका सुझाव है कि पाठकों को या सुनने वालों को अपना सही संतुलन ढूंढना चाहिए। अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार की सोच की जरूरत होती है। हालांकि सामान्य तौर पर आपको अपने जीवन के प्रमुख निर्णयों के बारे में सोचना चाहिए। इस प्रकार की सोच
भविष्य की चिंता की श्रेणी में नहीं आती है। क्या गलत हो सकता है, इसका अत्यधिक विश्लेषण करने और अपने जीवन के लक्ष्यों की दिशा में आपका अगला कदम क्या होना चाहिए, इसके बारे में सोचने के बीच एक बड़ा अंतर है। जर्नलिंग। दिस इज वॉट द बेस्ट जर्नल्स लुक लाइक। दे आर नॉट फॉर द रीडर, दे आर फॉर द राइटर टू स्लो डाउन द माइंड, टू वेज पीस विद वनसेल्फ। ये लिखा था रायन हॉलिडे ने। अपने जीवन में स्थिरता को लागू करने का एक तरीका जर्नलिंग करना है। जर्नलिंग का मतलब है कि आप अपने दिन में जो भी आपके साथ घटित हुआ है उसे एक डायरी के अंदर आप लिखें और उनको एनालाइज करें कि आप कहाँ सही थे, कहाँ गलत थे। इस तरह से आप अपने विचारों का संतुलन बना सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप अपना जर्नल कहाँ लिखते हैं, कब लिखते हैं, या आप अपना जर्नल कैसे प्रेजेंट करते हैं। इसके बजाय यह सब मायने रखता है कि आप जर्नलिंग कर रहे हैं। जर्नलिंग उन सभी चीजों को लिखने का एक प्रभावी तरीका है जो हमें परेशान करती हैं, जो इन चीजों को हमारे बाकी जीवन में लीक होने से रोकने में मदद करती हैं। रायन हॉलिडे ने दैनिक जर्नलिंग के 3 फायदे बताए हैं। एक बार जब आपकी चिंताएं कागज पर लिखी जाती हैं तो आप मुद्दे से अधिक दूरी बना सकते हैं। इन चिंताओं के बारे में सोचना आसान और चिंता करना हार्ड हो जाता है। अपने संघर्षों को लिखने से यह मानसिक बोझ दूर हो जाता है। अब आपको इन चिंताओं को अपने कंधों पर नहीं उठाना पड़ेगा। आपने इन चिंताओं को स्वीकार करके और लिखकर उनका सलूशन कर दिया है। साथ ही उन्हें लिखने से आपको अपनी चिंताओं का रिकॉर्ड भी मिल जाता है। अगर आप तब निर्णय लेते हैं कि आपको किसी मुद्दे के बारे में थोड़ा और सोचने की जरूरत है, तो आप स्पेशल जर्नल प्रविष्टि पर वापस जा सकते हैं। जर्नलिंग की मुख्य विशेषता यह है कि आप चिंतन को प्रोत्साहित कर रहे हैं। मौजूदा मुद्दे पर चिंतन, लेकिन स्वयं पर भी चिंतन। जर्नलिंग आपको स्वयं से निम्नलिखित प्रश्न पूछने की अनुमति देती है। इस समय आपके जीवन में क्या हो रहा है? आपके जीवन में अगले क्या कदम उठाए जाने चाहिए? आप इस स्पेशल टॉपिक के बारे में इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? क्या यह स्पेशल टॉपिक आपके लिए विशेष रूप से इम्पोर्टेंट है? इनमें से प्रत्येक प्रश्न आपको मानसिक शांति और अधिक स्टिलनेस पैदा करने की परमिशन देता है। एक बार जब आप जर्नल लिखना शुरू कर देंगे तो आपको एहसास होगा कि आपके पास अपने जीवन के इम्पोर्टेंट पहलुओं के लिए ज्यादा जगह है। अगला टॉपिक है पढ़ना। पढ़ना एक शानदार कौशल है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। मान लीजिए कि आप पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ने को अपने रोजमर्रा के जीवन में शामिल नहीं करना चुन रहे हैं। उस सिचुएशन में आप में और अशिक्षित लोगों में कोई अंतर नहीं है। किताबें पढ़ने या ऑडियो बुक सुनने से आपके ज्ञान में काफी वृद्धि होने की संभावना है। पढ़ने से आप सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में महानतम दिमागों से एडवाइस प्राप्त कर सकते हैं। पढ़ना एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें काफी समय और एफर्ट लग सकता है, लेकिन संभावित लाभ पर्याप्त हैं। अगला पॉइंट है सेल्फ कॉन्फिडेंस का निर्माण। सेल्फ कॉन्फिडेंस का निर्माण एक खुशहाल और पूर्ण जीवन बनाने की एक अनिवार्य विशेषता है। फिर भी रायन हॉलिडे पाठकों को वार्निंग देते हैं कि आत्मविश्वास और अहंकार के बीच एक बहुत पतली लाइन होती है। समय के साथ आप हेल्दी मात्रा में आत्मविश्वास पैदा करने के लिए एक्टिविटीज और अपने पर्सपेक्टिव में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। हालांकि आप बहुत ज्यादा अहंकारी बनने से भी बचना चाहेंगे। अपने अहंकार पर बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित करना आपको एक व्यक्ति के रूप में विकसित होने से रोकेगा। इसलिए रायन सलाह देता है कि जब कोई आपके द्वारा लिए गए निर्णय या आपके किसी विचार पर आपको चुनौती देता है तो आहत महसूस करने से बचें। तो निराश होना आसान है, हालांकि अगर इस पर ध्यान दिया जाए तो यह निराशा आपको दुखी कर सकती है। और अपने अहंकार पर नियंत्रण रखते हुए आत्मविश्वास बढ़ाने का एक तरीका यह है कि जब आप गलत हों तो उसे स्वीकार करें। हमेशा उन क्षेत्रों की पहचान करने का प्रयास करें जहां आप सुधार कर सकते हैं और उन चेंजेस को करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें। रायन हॉलिडे सही संतुलन को विनम्र आत्मविश्वास के रूप में वर्णित करते हैं। पोलाइटनेस कॉन्फिडेंस को बढ़ावा देने का एक तरीका यह है कि आप खुद को रिजल्ट से अलग कर लें। हम सभी प्रत्येक कार्य के लिए सफलता और सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं। हालांकि इन रिजल्ट्स पर ध्यान केंद्रित करने से सफलता प्राप्त करने की संभावना में बाधा ही आएगी। रायन हॉलिडे बताते हैं कि यदि आप अभी तक अपना वांछित परिणाम प्राप्त नहीं कर पाए हैं
इसलिए आपको बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए और इसी समय में मौजूद रहना चाहिए। हम्बल कॉन्फिडेंस पाने के लिए रायन ने कुछ पॉइंट्स बताए हैं। पहला है कि आपको थोड़ा सेटल डाउन होना है। दूसरा, आपको स्लो डाउन होना है। तीसरा, आपको बहुत गहराई से सोचना है उन चीज़ों के बारे में जो आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी हैं। आपको परिणाम पर बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित नहीं करना है, आपको बस अपना बेस्ट देने पर ज़्यादा ध्यान लगाना है। अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो आपको अपने कॉन्फिडेंस से अपनी एबिलिटीज को और बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। जर्नलिंग स्टार्ट करना चाहिए जिससे कि आपके मेंटल बैगेजेस को आप रिमूव कर सकें। हर दिन अपने डिस्ट्रैक्शंस को टर्न ऑफ करें, जैसे कि आपका स्मार्टफोन। अगला टॉपिक है एवरीथिंग इज सेम। रायन हॉलिडे का मानना है कि अपना नियंत्रण त्यागना यह स्वीकार करने से जुड़ा है कि हम एक विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा हैं। उस हायर पावर की तुलना में हमारे निर्णय महत्वहीन हैं, साथ ही अन्य लोगों और हमारे बीच बहुत कम अंतर है। हम एक ब्रह्मांड का हिस्सा हैं और ब्रह्मांड की समग्र स्थिति में बहुत ही कम योगदान करते हैं। इसलिए अपनी गलतियों के बारे में चिंता करना बंद करें और अपनी आंतरिक मानसिक स्थिति को नियंत्रित करने की शक्ति पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करें। नेक्स्ट पॉइंट है डोंट बी स्केयर्ड टू से नो। ना कहना आपके व्यक्तिगत विकास का एक अभिन्न अंग है। कभी कभी कोई अनुरोध आपको उचित नहीं लगेगा या अपने प्रयासों को कहीं और केंद्रित करना बेहतर होगा। इन मामलों में ना कहना उचित है। कभी कभी ना कहना आपके लिए सबसे अच्छा डिसीजन हो सकता है, क्योंकि यह आपके सामने आने वाले पे सभी सही अवसरों को स्वीकार करने के लिए थोड़ा स्पेस बना देता है। यह जीवन का हिस्सा है कि कभी कभी दूसरे आपसे उम्मीद करेंगे, आपका समय खाएंगे और आपसे कुछ चाहेंगे। इसलिए कभी कभी आपको शांत होने और अपने लिए, अपने शरीर, अपने दिमाग और अपनी आत्मा के लिए स्पेस बनाने की ज़रूरत होती है। ऐसा करने का एक तरीका यह है कि समय समय पर वॉक करते रहें। चलना एक उत्कृष्ट बात है क्योंकि आप प्रकृति से बाहर हैं। आप इस पल का आनंद ले सकते हैं और यह थोड़ी सी हलचल आपके ब्रेन को एक्टिव कर देती है। अगला टॉपिक है स्लीप। स्लीप इज क्रूशियल। बहुत सारे लोग स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप प्रोडक्ट हैं, नींद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक है। ठीक से नींद न आना और कई ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हम बमुश्किल ध्यान देते हैं, लेकिन उनका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अगर आप खराब या बहुत कम सोते हैं तो आपका निर्णय खराब हो सकता है और आप भविष्य में भी खराब निर्णय ही लेंगे और वे आपको परेशान करेंगे। बस 1 घंटा ज़्यादा सोने से आप इस खराब निर्णय लेने, गलती को ठीक करने की कोशिश में बर्बाद हुए समय और एनर्जी और पॉजिटिव रिजल्ट्स के बीच के अंतर को कम कर सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आपको पर्याप्त आराम मिले और हमेशा याद रखें कि आप एक मशीन नहीं हैं। अगला टॉपिक है बी अवेयर ऑफ एस्केपिज्म। राइटर यहाँ पर उल्लेख करते हैं कि एस्केपिज्म के प्रति सचेत रहना चाहिए। एस्केपिज्म में वे सभी चीज़ें शामिल हैं जो आप अपने वास्तविक जीवन से बचने के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप वीकेंड में खतरनाक तरीके से नशे में धुत होने के लिए बाहर जाते हैं, ड्रग्स के माध्यम से अपने दर्द को शून्य करने की कोशिश करते हैं या अपनी जान से बचने के लिए लगातार ट्रैवल करते हैं। उस सिचुएशन में यह एक संकेत है कि आपका जीवन वैसा नहीं है जैसा उसे होना चाहिए। अगला टॉपिक है डोंट ओवरवर्क योरसेल्फ। ध्यान रखने योग्य अगली बात यह है कि आप एक इंसान हैं, आप कोई मशीन नहीं हो। अपने आप से अधिक काम ना लें। आप इस ग्रह पर काम करने के लिए नहीं बनाए गए हैं, इसलिए आपको परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत नहीं है। शांत रहें, आराम करें और अपना थोड़ा समय लें। जीवन में काम ही सब कुछ नहीं है। आप पहले से ही जानते हैं कि आपको एक बैलेंस बनाना चाहिए, इसलिए अपने आप से ज़्यादा काम ना लें। अगला टॉपिक है कि अपनी लाइफ से क्लटर को कम करें। अपने जीवन की सभी अव्यवस्थाओं से छुटकारा पाएं। ऐसी बहुत कम चीजें हैं जिनकी आपको डेली, वीकली या यहाँ तक कि मासिक आधार पर भी आवश्यकता है। अपने लिए जगह बनाने के लिए अव्यवस्था से छुटकारा पाएं ताकि ऐसा महसूस ना हो कि आपके चारों ओर कोई झूठ का पिंजरा है। सेनेका के समय में शांति तक पहुंचने का मतलब था रोम की सड़कों पर फैली गड़बड़ी के शोर से जूझना। पत्थर की सड़कों पर गड़गड़ाहट करती गाड़ियां, काम पर बढ़ई विक्रेता अपनी पेशकशों के बारे में चिल्लाते हुए, खेलते हुए बच्चे, भौंकते कुत्ते। आज हम इसमें कार के हॉर्न, सेलफोन, अलार्म और सूचनाएं, स्टीरियो या हेडफोन, जैक हैमर, कॉफी मशीन, हवाई जहाज
जोड़ सकते हैं। हम जिस भी डिवाइस पर नजर गड़ाए होते हैं, एक के बाद एक संकट की कहानी के साथ खबरें हमें वहीं मिल जाती हैं। ईमेल हम पर बमबारी करते हैं, अनुरोध और दायित्व आते हैं। हम पूरी तरह से अति उत्तेजित, अति निर्धारित और अभिभूत हैं। किसी को सोचने का समय कैसे मिलता है, सार्थक कार्य करना है, अलग करने और आराम करने के लिए। इतिहास साबित करता है कि शांति से ही नया पर्सपेक्टिव और विचार पैदा होते हैं। ये शांति के साथ है कि पर्सपेक्टिव तेज होता है। स्थिरता या स्टिलनेस हमें दृढ़ रहने की परमिशन देती है। सफल होने के लिए यह वह की है जो प्रतिभा, खुशी और अर्थ को अनलॉक करती है। स्टिलनेस इज द की से हमारे टॉप 3 टेकअवेज यहाँ दिए गए हैं। पहला है लेट गो। पुरस्कार के लिए किया गया कार्य ज्ञान योग में किए गए कार्य से बहुत कम है। अपना दिल अपने काम पर लगाओ, लेकिन उसके इनाम पर कभी नहीं। पुरस्कार के लिए कभी भी काम मत करो, परंतु अपना काम करना कभी मत छोड़ना, ऐसा भगवत गीता में कहा गया है। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया कि जितना अधिक हम किसी चीज को चाहते हैं या जितना अधिक हम किसी निश्चित रिजल्ट पर जोर देते हैं, उसे हासिल करना उतना ही कठिन हो सकता है। हॉलिडे के अनुसार तीरंदाजी मास्टर आवा केंजो के स्कूल में उन्होंने कभी भी स्टूडेंट्स को यह नहीं सिखाया कि किसी एम को मारने के लिए जानबूझकर निशाना कैसे लगाया जाए और गोली कैसे चलाएं। केंजो को पता था कि धनुष की महारत केवल एक मेंटल एबिलिटी की महारत से आती है, वैराग्य, लक्ष्य पर प्रहार। वे कहते थे केवल आपकी सर्वोच्च उद्देश्यहीनता, आपकी अहंकारहीनता, आपके आत्म परित्याग या जो भी आप इस सिचुएशन को कहना पसंद करते हैं का बाहरी परिणाम और पुष्टि है। वह राज्य, शांति। हमें जीवन में, कला में, खेल में इसकी जरूरत है। जाने देने की क्षमता, लेट गो करने की क्षमता, आराम करने की क्षमता, तनाव को दूर करने की क्षमता, जो रिजल्ट्स के प्रति हमारा जुनून है। इसके बजाय अगर हम इसे ध्यान में रखते हैं तो व्यक्तिगत चरणों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और इस प्रोसेस को अपनाते हैं और इसका पीछा छोड़ देते हैं, तो हम बेहतर स्पष्ट सोचेंगे, क्योंकि हम इतनी मेहनत से नहीं सोच रहे हैं। और मान लीजिए कि जाने देने, लेट गो से हमें सफलता मिलती है। जब किसी छात्र की आंख पर चोट लगती थी तो केंजो कहता था, अभ्यास करते रहो जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। जो व्यक्ति महारत हासिल करने के लिए जितना करीब होता है, उसे रिजल्ट्स की उतनी ही कम परवाह होती है। वे इस प्रोसेस और उन कार्यों में खप जाते हैं जिन्हें वे नियंत्रित करते हैं। अगला टॉपिक है मुश्किल परिस्थितियों में भी सुंदरता को देखना। जब दुनिया युद्ध में थी, जबकि हिटलर ने लाखों लोगों को मार डाला था, उसका परिवार हर दिन मरने वालों में शामिल होने के जोखिम में समय बिता रहा था, एनी फ्रैंक ने अपने परिवार के छिपने के स्थान के ऊपर अटारी से एक छोटी सी खिड़की से बाहर देखा। एनी ने मन ही मन सोचा, जब तक यह धूप, ये बादल रहित आकाश मौजूद है, मैं इसका आनंद ले सकती हूँ। मैं दुखी कैसे हो सकती हूँ? कुछ दिनों में तो खिड़की खोलना भी खतरनाक हो जाएगा। फिर भी दमघोटू गर्मी, सीमित कार्टरों, असंबंधित भय में एनी फ्रैंक ने खिड़की से बाहर देखा और प्रकृति में वह प्रोत्साहन पा सकी जिसकी उसे जरूरत थी। उन्होंने लिखा, दुर्भाग्य में भी सुंदरता बनी रहती है। अगर आप बस इसकी तलाश करते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा खुशियां खोजते हैं और अपना बैलेंस पुनः प्राप्त कर लेते हैं। हम मार्कस ऑरेलियस में इस प्रकार का अवलोकन, जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, उसमें सुंदरता खोजने की क्षमता देखते हैं। थॉमस एक्विनास ने कहा कि दार्शनिक और कवि दुनिया को एक ही तरह से देखते हैं और एक ही खोज में लगे हुए होते हैं, और हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। जबकि हमारे व्यस्त जीवन में शांति इतनी दुर्लभ और क्षणभंगुर लगती है, दुनिया हमें इसकी एक अटूट मात्रा प्रदान करती है। हम बस नहीं देख रहे हैं, हम यह सब देखने के लिए नहीं रुक रहे हैं। अगला टॉपिक है मानवता को याद रखो, मानव जो करते हैं उसे नहीं। एलियूड किपचोगे संभवतः अब तक के सबसे महान दूरी के धावक सक्रिय रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए काम करते हैं कि वे अधिक काम नहीं कर रहे हैं। ट्रेनिंग में वे जानबूझकर अपना पूरा एफर्ट नहीं लगाते, बल्कि उसे प्रतिवर्ष कुछ समय के लिए बचाकर रखते हैं जब वे दौड़ लगाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि शीर्ष एथलीटों के लिए चोट का मुख्य कारण लड़खड़ाकर गिरना नहीं है, यह टकराव नहीं है, यह ज्यादा प्रयोग है। पिचर्स और क्वार्टरबैक अपने हथियार बाहर फेंक देते हैं। बास्केटबॉल खिलाड़ियों के घुटने फट जाते हैं। अन्य लोग घंटों काम करने के लिए थक जाते हैं और थके ही रह जाते हैं। हाँ, हमारे महत्वपूर्ण कर्तव्य हैं,
अपने देश के प्रति, अपने सहकर्मियों के प्रति, अपने परिवारों का भरण पोषण करने के लिए। हम में से कई लोगों के पास ऐसी प्रतिभाएं और उपहार हैं जो इसे असाधारण हैं कि उन्हें अभिव्यक्त करना और पूरा करना हम पर और दुनिया पर निर्भर है। लेकिन हम ऐसा करने में सक्षम नहीं होंगे अगर हम अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं या अगर हमने खुद को टूटने की हद तक स्ट्रेच कर लिया है। मनुष्य कोई मशीन नहीं है, काम तुम्हें मुक्त नहीं करेगा। अगर तुम सावधान नहीं रहे तो तुम इस ज्यादा दबाव से मारे जाओगे। जब हम खाली चल रहे होते हैं, जब हम बहुत पतले हो जाते हैं, जब हम पूरी तरह से ज्यादा काम में डूब जाते हैं, तो स्पष्ट सोचना संभव ही नहीं है और अच्छे निर्णय लिए ही नहीं जाते। इसलिए हम गलतियां करते हैं जिन्हें हमें सुधारने का प्रयास करना पड़ता है। हम उन रिश्तों को नष्ट कर देते हैं जिन्हें फिर हमें सुधारने का प्रयास करना पड़ता है। हम जल जाते हैं, मिट जाते हैं। अगला टॉपिक है डोमेन्स ऑफ स्टिलनेस इज द की। स्थिरता ही की है, 3 भागों में स्ट्रक्चर्ड है। 3 डोमेन जहां शांति प्राप्त की जाती है। मन, शरीर और आत्मा की कालातीत त्रिमूर्ति। सिर, मानव शरीर और हृदय। जैसा कि उन्होंने द ऑब्स्टिकल इज द वे और ईगो इज द एनिमी में किया है। पूरी हिस्ट्री की कहानियों के साथ हॉलिडे पैक स्टिलनेस इज द की, जो स्पष्ट करती है कि शांति कितनी महत्वपूर्ण है। यहाँ हमारे 3 फेवरेट डोमेन हैं। पहला है एम्प्टी द माइंड, दिमाग को खाली करो। 2002 में शॉन ग्रीन MLB में अपने तीसरे सीजन में थे। प्रति वर्ष $14 मिलियन कमा रहे थे और वह बेसबॉल में हिट नहीं कर सके। यह एक जबरदस्त गिरावट थी जिसके कारण बल्लेबाज के बॉक्स में पहुंचने से पहले ही प्रशंसकों ने उसकी हुटिंग की और मीडिया में ट्रेंडो, बेंचिंग और मामूली लीग डिमोशन की अफवाहों की भरमार हो गई। ये सभी बातें ग्रीन के दिमाग में घूम रही थी और जैसे जैसे आलोचक तेज होते गए, बेसबॉल छोटा और छोटा होता गया। ग्रीन विशेषज्ञों से परामर्श कर सकते थे या अपने झूले को फिर से डिजाइन कर सकते थे या मीडिया, प्रशंसकों और लॉस एंजिल्स डॉजर्स संगठन के खिलाफ भड़क सकते थे। उसने इनमें से कुछ भी नहीं किया। इसके बजाय हॉलिडे लिखते हैं, लेकिन यह बौद्ध धर्म था जिसका उन्होंने लंबे समय से अभ्यास किया था। शॉन ने इस दुष्चक्र को अपने करियर को नष्ट करने से रोकने के लिए सहारा लिया। उन्होंने अपने आप को शांत रखा, मंथन, चिंताजनक विचारों के आगे झुकने के बजाय और अधिक कठिन प्रयास करने के बजाय उसने अपने दिमाग को पूरी तरह से साफ करने की कोशिश की। ग्रीन ने विशाल अनुबंध, हुटिंग करने वाले फैंस, अपने गुस्से और हताशा और यहाँ तक कि वह बेसबॉल को कितनी बुरी तरह से मारना चाहता था, ऐसा कोई भी विचार उनके दिमाग से नहीं आया। उसने अपने आप से एक पुरानी जैन कहावत दोहराई, लकड़ी काटो पानी ढो, लकड़ी काटो पानी लाओ, लकड़ी काटो पानी लाओ। मारने की मत सोचो, बहुत ज्यादा अति विश्लेषण मत करो, काम करो। 23 मई 2002 को रिकॉर्ड सेटिंग फैशन में गिरावट को समाप्त कर दिया और इतिहास में केवल 14वें खिलाड़ी बन गए जिन्होंने एक ही गेम में 4 डोमेस्टिक रन बनाए। कुल मिलाकर 19 कुल बेस के साथ उन्होंने 6 में से 6 रन बनाए और बल्लेबाजी में 7 रन बनाए। इसके बाद उन्होंने अगले 3 मैचों में 13 में से 11 रन बनाए और 7 डोमेस्टिक रन बनाए। जब मन स्वच्छ और स्पष्ट होता है, जब यह शांत होता है, तो इनक्रेडिबल चीजें घटित होती हैं। अगला पॉइंट है अपने गुस्से को जीतो। आपने शायद माइकल जॉर्डन को रोते हुए देखा होगा। इसका अपना विकिपीडिया पेज है। यह इमेज 2009 में बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल होने के दौरान पोडियम पर जॉर्डन की है। शुरू से ही आंसुओं में डूबे जॉर्डन एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास साबित करने के लिए कुछ भी नहीं था और जिसके लिए बहुत कुछ आभारी होना चाहिए, उसने अपने बास्केटबॉल करियर के दौरान प्राप्त की गई प्रत्येक छोटी छोटी चीजों की सूची बनाने में आधा घंटा बिताया। उपस्थित और घर से देखने वाले दर्शकों के लिए यह अजीब, अवास्तविक और असुविधाजनक था। दोस्तों ने तुरंत ध्यान दिया कि माइकल का इरादा भाषण को हेल्पफुल बनाने का था, यह दिखाने के लिए कि कैसे नजरअंदाज किए जाने और कम आके जाने से उनकी जीतने की मानसिकता पैदा हुई, यह बताने के लिए कि गुस्सा कितना प्रोडक्टिव हो सकता है। लेकिन यह दिखाने के बजाय कि गुस्सा एक पावरफुल ईंधन है, माइकल ने यह साबित कर दिया कि गुस्सा कैसे खुद पर और अपने आसपास के लोगों पर हावी हो जाता है। गुस्सा जॉर्डन की 6 NBA चैंपियनशिप का ईंधन या रहस्य नहीं था। यह केवल एक विषाक्त उप उत्पाद था जिसने उसे कभी भी अपने द्वारा हासिल की गई किसी चीज का आनंद लेने की परमिशन नहीं दी। जैसे ही छुट्टी खत्म होती है, स्पष्ट रूप से बास्केटबॉल माइकल जॉर्डन के लिए एक क्षण स्थली था।
एक ऐसा खेल जिसे वह पसंद करते थे और इससे उन्हें बहुत संतुष्टि मिलती थी। लेकिन जीत और वर्चस्व की चाह में उसने इसे एक प्रकार के कच्चे खुले घाव में बदल दिया। ऐसा प्रतीत होता था कि खून का बहना कभी रुकेगा नहीं और यह दर्द भी नहीं होगा। इसकी वजह से संभवतः उन्हें जीत के अतिरिक्त वर्षों का नुकसान उठाना पड़ा। साथ ही स्प्रिंगफील्ड मैसाचुसेट्स में हॉल ऑफ फेम में एक विशेष शाम का साधारण आनंद भी उठाना पड़ा। यह वह नहीं हो सकता जो आप चाहते हैं, वह नहीं हो सकता जो आप बनना चाहते हैं। यही कारण है कि हमें क्रोध को बाहर निकालने और उसकी जगह प्रेम और ग्रेटिट्यूड को उद्देश्य लाने का चयन करना चाहिए। हमारी शांति हमारी गति धीमी करने और गुस्सा ना करने विभिन्न ईंधन पर चलने की क्षमता पर निर्भर करती है। ईंधन जो हमें जीतने और निर्माण करने में हेल्प करता है और अन्य लोगों हमारे एम या शांति के हमारे अवसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। अगला पॉइंट है सॉलिट्यूड को ढूंढो। लियोनार्डो दा विंची आदतन अपनी नोटबुक में दंतकथाएं लिखते थे। हॉलिडे के अनुसार एक पत्थर के बारे में है जो एक व्यस्त सड़क के ऊपर फूलों से घिरे एक उपवन में शांति से रहता था। पत्थर ने बेचैन होते हुए पूछा, मैं इन जड़ी बूटियों के बीच क्या कर रहा हूँ? मैं अपने साथी पत्थरों के साथ रहना चाहता हूँ। पत्थर अनगिनत अन्य पत्थरों से जुड़ने के लिए पहाड़ी से नीचे लुढ़क गया। इसका नया घर उतना अद्भुत नहीं था जितना सोचा गया था। घोड़ों और गाड़ियों द्वारा रौंदा गया, गंदगी से सना हुआ, छिला हुआ और धक्का खाया हुआ। पत्थर तुरंत उस एकांत शांति और शांति की चाहत करने लगा जो वो अपने पीछे छोड़ चुका था। यही होता है, दा विंची ने लिखा, उन लोगों के लिए जो एकांत और चिंतनशील जीवन छोड़ देते हैं और अनगिनत बुराइयों से भरे लोगों के बीच शहरों में रहना चुनते हैं। संदेश दुनिया को त्यागने का नहीं है, पूर्ण और पूर्ण एकांत के जीवन से पीछे हटने का है। नहीं, छुट्टी का मुद्दा यह है कि एकांत के क्षण, अकेले के क्षण, मौन के क्षण, केवल अपने विचारों के साथ क्षणों को विकसित करना आवश्यक है। यह उन क्षणों में होता है जहाँ क्लैरिटी और पर्सपेक्टिव होती है, जहाँ स्वयं की वास्तविक समझ पाई जाती है, जहाँ गहरे अर्थ की खोज की जाती है। आपके अपने आप से, उन लोगों से जिनकी आप सेवा करते हैं और प्यार करते हैं, बेहतर तरीके से जुड़ने के लिए अलग होना होगा। लोगों के जीवन में पर्याप्त शांति नहीं है क्योंकि उनके पास पर्याप्त एकांत नहीं है, और उन्हें पर्याप्त एकांत नहीं मिल पाता क्योंकि वे मौन की तलाश नहीं करते या उसे विकसित नहीं करते। यह एक दुष्चक्र है जो शांति और प्रतिबिंब को रोकता है और फिर अच्छे विचारों को बाधित करता है, जो लगभग हमेशा एकांत में रचे जाते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा जीवन अधिकांश भाग में कितना व्यस्त और व्यस्त है। हमें एकांत के उन क्षणों को पकड़ना, स्केड्यूल करना और विकसित करना चाहिए। हम जीवन में और क्या चाहते हैं, यही तो प्रश्न है। यह उपलब्धियां नहीं है, यह लोकप्रियता नहीं है। ये ऐसे क्षण होते हैं जब हमें लगता है कि हम काफ़ी हैं। अधिक प्रेजेंस, अधिक क्लैरिटी, अधिक पर्सपेक्टिव, अधिक ट्रुथ और अधिक पीस। हम एक बड़े सामूहिक जीव हैं जो एक साथ एक अंतहीन परियोजना में लगे हुए हैं। हम एक हैं, हम सब एक समान हैं। फिर भी अक्सर हम इसे भूल जाते हैं और इस प्रक्रिया में हम स्वयं को भी भूल जाते हैं। अगर लोग अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने में उतना ही समय लगाएं जितना वे बकवास प्रसारणों में बिताते हैं, तो दुनिया कितनी अलग दिखेगी। क्या वे अपने दृढ़ विश्वास की पुकार का उतनी ही तेजी से जवाब दे सकते हैं जितनी तेजी से हम अपनी जेबों में इंडस्ट्री की हलचलों का जवाब देते हैं? आप स्वतंत्र पैदा हुए थे, सामान से मुक्त, बोझ से मुक्त। लेकिन जब पहली बार उन्होंने कपड़ों के लिए आपके छोटे शरीर को मापा, तब से लोग आप पर सामान थोप रहे हैं और तब से आप स्वयं ही जंजीरों के ढेर में कड़ियां जोड़ते आ रहे हैं। अगर आप शांति चाहते हैं तो बस एक ही काम करना है। अगर आप अपना सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हैं तो बस एक ही काम करना है कि आप पर्याप्त रेस्ट लो, आप पर्याप्त नींद लो। निराशा और बेचैनी एक साथ चलती है। प्रॉब्लम यह है कि आप निराशा से भाग नहीं सकते। आप अपने शरीर के साथ अपने मन और आत्मा में मौजूद प्रॉब्लम से बच नहीं सकते। आप अपनी पसंद से भाग नहीं सकते। आप उन्हें केवल बेहतर विकल्पों से ही ठीक कर सकते हैं। जब आप पैदा हुए थे तो आपको एक शरीर दिया गया था। कोई और कुछ और बनने की कोशिश ना करें। अपने आप को जानो, ऐसा जीवन बनाएं जिससे आपको भागने की आवश्यकता ना हो। अगर हम अच्छा बनना चाहते हैं और अच्छा महसूस करना चाहते हैं तो हमें अच्छा करना होगा। जब आप मदद के लिए पुकार सुने तो कूद पड़ें। जब आपको आवश्यकता दिखे तो पहुँचें। जहाँ आप कर सकते हैं वहाँ दयालुता करें।
क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको अपने साथ रहने का रास्ता खोजना होगा। तो बुक समरी यहीं खत्म होती है। आपको बुक समरी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल एड्रेस मेंशन्ड है। यहाँ तक आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जल्द ही मिलूंगा मैं एक दूसरी बुक समरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।